हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कई सारी बुक्स में आप लोगों को इस कुछ ऐसे थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल मिलते हैं जिन न्यूमेरिकल्स को स्टडी करने के लिए आपको बहुत ही आपको लगता है कि टॉपिक बड़ा ही टफ है, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, वो हम कैसे उसको सॉल्व करें। और बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल देखा जाता है थर्मोडायनेमिक्स के इस चैप्टर का, खासकर जो हम लोग ऊष्मा के क्षेत्र में पढ़ते हैं। मेनली ये हमारे आपके दैनिक जीवन में कई जगहों पर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जनरली हमारा वहाँ पर ध्यान नहीं जाता। बस बात ये है क्योंकि हीट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप कुछ भी कोई चीज़ मूव होती हुई नहीं देखते हैं। हमने आपको बताया कि हीट का जो कॉन्सेप्ट है इतना डिफरेंट है कि आप किसी भी जगह पर वर्क, अगर हीट एक प्रकार से वर्क का ही दूसरा रूप है। अगर आप किसी फिजिकल चीज पे वर्क करते हैं, किसी कुर्सी पे या किसी ऑब्जेक्ट पे, तो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं तो वर्क आपको दिखता है। बट हीट के केस में मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं और वर्क इनॉर्मस होता है बट आपको दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से हीट का जो वर्क है उसको कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग प्रकार से हम लोगों को डिजाइन करना पड़ता है और करना पड़ता है। तो इसके पहले आपको मैंने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स में बताया था, एक बार फिर से उसको बता दूं कि Q बराबर एम एस इंटू डेल्टा टी ये फॉर्मूला होता था। यहाँ पर स्मॉल एस जो होता है ये होता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक हीट कहलाती है। और किसी भी सब्सटेंस के जो किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम की चेंज ऑफ स्टेट करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो आपकी कहलाती है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट में मास का जब गुणा कर देते हैं तो हमको टोटल हीट मिल जाती है और यहाँ पर होता है स्पेसिफिक हीट। इन्हीं दो फॉर्मूले से आपके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व होते हैं। अब देखिए इसमें आपके सामने इसीलिए स्लाइड पर एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। ये स्लाइड पर मैंने हैंड रिटन न्यूमेरिकल है, सिलेक्टेड है, एक अच्छी किताब से निकाल के ले आए हैं, जो कि लिखा हुआ है इसमें कांच की एक गेंद का द्रव्यमान, दोनों हिंदी इंग्लिश में है, इसको आप पढ़ सकते हैं। कांच की गेंद का द्रव्यमान 100 ग्राम तथा विशिष्ट उष्मा 0.03 किलो कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आपकी यूनिट है स्पेसिफिक हीट की। जब उसे एक भट्टी से निकालकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 75 ग्राम पानी में डाला जाता है तो मिश्रण का ताप 30 डिग्री हो जाता है। तो भट्टी का ताप ज्ञात करिए, या न्यूमेरिकल कह सकते हैं इसको। ए बॉल ऑफ glass having mass 100 gram and specific heat 0.03 calorie gram degree centigrade. The ball putted in a furnace and then shifted to a water of temperature 0 degree centigrade and mass 75 gram. After some time, the mixture get temperature of 30 degree centigrade. Find out the temperature of the furnace. ये आपसे न्यूमेरिकल अगर पूछा जाए तो इसमें सबसे पहले, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बताया था कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले डिफाइन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्योंकि हीट एक प्रकार का वर्क है बट वर्क और हीट में जो डिफरेंस है वो किस तरीके से आपको दिखता है। जब किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट पे आप काम करते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर रहा है तो वो हमें विजुअल हो रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो रहा है, तो वर्क आप काउंट कर सकते हैं। बट हीट के केस में आप वर्क को काउंट नहीं कर पाएंगे। तो होगा क्या कि यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि बात क्या है। बात यह है कि एक कांच की बॉल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वाटर का टैंक है। यहाँ पर क्या है, वाटर है, और यहाँ पर क्या है, ये फर्नेस है। फर्नेस में कांच की गेंद आपने डाली है जो 100 ग्राम की है। ये कितने की है, 100 ग्राम की है। और जब 100 ग्राम की है और इसकी विशिष्ट उष्मा कितनी है, 1 ग्राम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने के लिए कितनी उष्मा चाहिए, 0.03 कैलोरी चाहिए, इसकी विशिष्ट उष्मा है। अब इसे क्या करते हैं, भट्टी से हम बाहर निकालते हैं। भट्टी से जब बाहर निकाल कर कहाँ ला रहे हैं, इस पानी में लाके डाल दे रहे हैं। ये पानी कितना है, 75 ग्राम, और अभी ये कितने पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब इस गर्म बॉल को यहाँ डालेंगे तो क्या होगा, ये पानी को अपनी उष्मा ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर करने के बाद ये पानी जो है ये कितना हो जाता है, दोनों बॉल और पानी मिलकर कितना हो जाते हैं, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाते हैं। तो फाइनली ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। पहले ये टेम्परेचर बॉल जो थी यहां से गर्म हुई, मान लीजिए बॉल यहाँ पर टी टेम्परेचर तक गर्म हो गई,
इसका मतलब ये हुआ कि गर्म बॉल आई और यहां डाली, गर्म बॉल ने क्या किया, पानी को अपनी हीट को ट्रांसफर किया। अब यहां पर स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के केस में कौन कौन सी चीजें घटित हो रही हैं या कौन कौन सी चीजें हैपन हो रही हैं, इसके बारे में आपको देखना है। तो ये चीज जानने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये चीज समझेंगे कि दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्मा यहाँ पर क्या होगी, आपस में बराबर। दी गई ऊष्मा, ऊष्मा दे कौन रहा है, कांच की बॉल, और ली गई ऊष्मा ले कौन रहा है, पानी, आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्या यहाँ पर इस प्रश्न में कहीं पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है या चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है क्या, कि पानी भाप बन रहा हो, बर्फ पानी बन रही हो, या कोई चीज सॉलिड से लिक्विड बन रही हो, लिक्विड से वेपर बन रही हो। अवस्था परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो ये, या चेंज ऑफ स्टेट अगर किसी प्रश्न में या किसी केस में नहीं हो रहा है, तो चेंज ऑफ स्टेट अगर नहीं है तो इसका मतलब कि लेटेंट हीट की कोई जरूरत नहीं है। अगर चेंज ऑफ स्टेट कहीं पर हैपन नहीं हो रहा है तो नो लेटेंट हीट रिक्वायर्ड, उस केस में लेटेंट हीट की कोई जरूरत नहीं है जहां पर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा ना हो रहा। ठीक है, यहां पर चेंज ऑफ स्टेट नहीं है इस प्रश्न पे, तो लेटेंट हीट के डेटा की कोई जरूरत नहीं, लेटेंट हीट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा पे हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी क्वेश्चन मैंने कराए, फिर से ध्यान से देखिए। तो ऊष्मा कितनी दी गई तो उसको लिखते हैं पहले, क्योंकि टेम्परेचर लास्ट में 30 हो गया, इसका मतलब कि गर्म बॉल 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गई तो ठंडी हो गई। तो दी गई ऊष्मा सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, दी गई ऊष्मा Q बराबर ms इंटू डेल्टा टी, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो Q बराबर दी गई ऊष्मा में Q बराबर m का मान कितना है, देखिए बॉल कितने ग्राम की है, 100 ग्राम की है, तो 100 ग्राम की बॉल है तो यहाँ पे m का मान लिख दीजिए 100। फिर होते हैं स्मॉल s पे आते हैं। स्मॉल s में आपका ये कितना है, विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, 0.03 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर ग्राम में है, ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और m किस में दिया है, ग्राम में दिया है, इसलिए इसमें 0.03 जैसे लिखा है वैसा का वैसा यहाँ रख दीजिए, तो 0.03 हो गया। मल्टीप्लाइड बाई तापमान में परिवर्तन, पहले तापमान कितना था बॉल का हमें नहीं मालूम, क्योंकि बॉल इस फर्नेस के अंदर जब डाली गई है, इस भट्टी के अंदर जब डाली गई, तो बॉल का तापमान क्या होगा, कांच की गेंद का तापमान बढ़ जाएगा, तो बढ़ के मान लीजिए तापमान कहां पहुंचा है, टी तक, और घटने के बाद तापमान इसके अंदर जब निकल गया, इसके अंदर हीट निकल गई, तो तापमान कितना होगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापमान का डिफरेंस कैसे निकलेगा, पहले कितना था तापमान, टी, टी, और घट के कितना हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर हो गया दी गई ऊष्मा का आपने कैलकुलेशन कर लिया। अब आ जाइए ली गई ऊष्मा पे। ली गई ऊष्मा, यहां पर दी गई और ली गई ऊष्मा में ऊष्मा ले कौन रहा है और दे कौन रहा है। ऊष्मा ली किसने, पानी ने, और दी किसने, इस बॉल ने। इस बॉल ने कहां से ली, फर्नेस से, लेकिन हमसे क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है इस जगह। तो यहां पर क्या हुआ कि पानी ने ऊष्मा को लिया, पानी कितना है भाई, 75 ग्राम, और कितने टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है। तो यहां पर आते हैं ली गई ऊष्मा। ली गई ऊष्मा जो होगी हमारी, जैसे मान लीजिए क्यू गिवन को हमने क्यू जी लिख दिया, क्यू गिवन दी गई ऊष्मा थी तो मतलब गिवन हो गया। क्यू टेकन, ली गई ऊष्मा को क्या हमने लिख दिया, टेकन, तो इसको क्या लिख देंगे, क्यूटी। क्यूटी बराबर फिर से फॉर्मूला वही लगाना है, एम एस इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पर एम एस इंटू डेल्टा टी इस केस में अलग था, इस केस में अलग हो जाएगा। ली गई ऊष्मा, ऊष्मा ले कौन रहा है, पानी ले रहा है, तो पानी का द्रव्यमान कितना है, 75 ग्राम। स्मॉल एस, स्मॉल एस में क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट, पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, यहाँ पर कांच की कितनी है, 0.03 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, पानी की होती है 1, तो 1 से गुणा कर दिए, ये एक मानक है 1 होती है, और पानी की 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, यही मानक हम लोगों ने हीट का बनाया हुआ है। पानी की हो गई। अब आते हैं डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, पानी पहले कितने पर था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब कितने पे हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे निकलेगा, 30 में से क्या करिए, 0 को घटा दीजिए, ठीक है, 30 में से आपने क्या किया, 0 को घटा दिया। अब यहां पर आपके पास
ऊष्मा आपने निकाल लिया, कितना पानी ने दी, तो जितनी ऊष्मा बॉल ने फर्नेस से पाई उतनी ऊष्मा इसने पानी को दे दी, और दी गई ऊष्मा ली गई ऊष्मा के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रश्न में जब आगे प्रोसीड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दी गई ऊष्मा ली गई ऊष्मा को आपस में बराबर कर दीजिए, मतलब QG इक्वल टू QT कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, 100 इंटू 0.03 इंटू T-30 इक्वल टू 75 इंटू 1 इंटू 30-0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 इंटू 0.03 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3T-30 बराबर 75 इंटू 75 हो गया, और ये कितना हो गया 30, ये कट गया, कितना हो गया ये 10, और टी इधर ले जाइए, टी में 30 इधर लेके चले जाइए, तो ये 75 10 गुणा हो गया, कितना हो गया 750, और टी उधर चला गया 30 इसमें ऐड हो गया, तो 750 प्लस 30 इक्वल टू 780 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टी का वैल्यू निकल आया, मतलब फर्नेस का टेम्परेचर कितना है, कितना निकल आया 780 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर बड़ी इजीली आपने इस प्रश्न को किया, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा से, सीधा सीधा जितनी ऊष्मा जितनी हीट बॉल ने ली उतनी ही हीट इसने इसमें ट्रांसफर की। बहुत जगहों पर यही सेम चीज आपको देखने के लिए मिलती है, गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दें, या गर्म दूध में ठंडे दूध को मिला दिया जाए, या आपके गर्म दूध को ठंडे चिलिंग प्लांट से गुजार दिया जाए, मतलब जहां पर दूध को ठंडा करने का काम करते हैं, हर जगह पर दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्मा को ही आपस में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। केवल लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा की बात तब आएगी जब हम क्या करेंगे, जहां पर चेंज ऑफ स्टेट होगा। जैसे एक अगला प्रश्न आपके सामने मैं डाल रहा हूं, उस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं जहां पर चेंज ऑफ स्टेट की भी बात हम लोग करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अक्सर आपको कई जगहों पर ऑब्जेक्टिव्स में हर जगह पर पढ़ने के लिए मिलेगा, और पूछेगा तो कोई लड़का इसको करते रहते नहीं, किसी के समझ में आता नहीं, बहुत आसान चीज होती है। मगर चेंज ऑफ स्टेट इस प्रश्न में एक लाइन का सवाल है, देखिए क्या लिखा है, 100 ग्राम जल को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली भाप में बदलने के लिए कितने जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। मतलब फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड in the process of 100 gram water at 40 degree centigrade to the steam of 100 degree centigrade। यहां पर क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले यहां पर चेंज ऑफ स्टेट की बात करी जा रही, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भाप में बदलता है, ये आपको मालूम है। पानी का टेम्परेचर अभी कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहीं पर भी अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है, और इस कंटेनर में पानी जो भरा है इसका वेट है 100 ग्राम, अगर ये 100 ग्राम पानी आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो ये वेपर में थोड़ा ना बदलेगा जब तक ये 100 डिग्री ना जाए। इसका टेम्परेचर हम लोग क्या करेंगे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचाएंगे, तो ये क्या होगा, वेपर के रूप में बाहर निकलने लगेगा। मतलब ये लिक्विड का मतलब ये आपका लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर कोई चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो हमें यहां पर यह पहचानना होगा कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना मतलब यहां पर लेटेंट हीट की बात करी जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब अवस्था में परिवर्तन, कोई चीज किसमें हो रही है, कोई भी चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही, मतलब यहां पर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। अगर कहीं पर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा हो तो वहां पर हम लोग लेटेंट हीट का डेटा इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसीलिए इस प्रश्न में लिखा हुआ है एल ऑफ स्टीम। एल स्टीम का मतलब, एल का मतलब क्या होता है, लेटेंट हीट। तो स्टीम की लेटेंट हीट बताई गई है 540 किलो कैलोरी, सॉरी 540 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
तो लैटेंट हीट का मान दे दिया, सॉरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, केवल ग्राम हो गए, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कैलोरी प्रति ग्राम यही होता है लैटेंट हीट का आपका यूनिट। तो अब आते हैं इस पर। अब इस पूरे केस में हो क्या है, सबसे नंबर एक पर पानी का टेम्परेचर 40 से 100 तक जाएगा। उस केस में पानी किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड में ही रहेगा। जब पानी का टेम्परेचर 40 से 100 जाएगा तो पानी लिक्विड में ही रहेगा। जब टेम्परेचर 100 पहुंच जाएगा तब ये किस में बदलेगा, भाप में बदलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार तो 40 से 100 डिग्री जाने में ऊष्मा लगेगी, दूसरी बार भाप को बदलने में ऊष्मा लगेगी। तो यहां पर कितनी ऊष्मा टोटल लगेगी, तो सबसे पहले हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप सोचिए। पानी का टेम्परेचर 40 था, भाप नहीं बन रही थी। अब पानी का टेम्परेचर 40 से 100 लेके जाना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 100 ग्राम जल का 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में लगी हीट, मतलब हीट रिक्वायर्ड ऑफ वाटर फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां तक पहुंचने में कितना हीट लगेगा। फॉर्मूला फिर से वही, Q बराबर क्या होता है, ms इंटू डेल्टा टी। m का वैल्यू कितना भाई, पानी कितना है 100 ग्राम। m क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, इसकी वैल्यू क्या होती है ग्राम के केस में, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे। अब आते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी देखिए टेम्परेचर कितना था 40, अब कितना पहुंच रहा है 100। तो 100 में से क्या करेंगे 40 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा टी। तो 100 में से 40 क्या करिए, घटा दीजिए, तो कितना हो गया 100 गुणे 1 यही रहेगा, और यहाँ पर कितना हो गया 60, गुणा कर दीजिए कितना हो गया ये 6000, और Q की वैल्यू हो गई। और यहाँ पर जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 6000 कैलोरी मिला। ठीक है, क्योंकि उष्मा का जो मात्रक होता है जूल होता है या कैलोरी होता है, अगर इसमें 4.2 से भाग कर देंगे तो जूल भी मिल जाएगा। तो क्या हो गया, कैलोरी में निकाल लिया 6000 कैलोरी। अब आते हैं अगले स्टेप पे। यहां पर पानी कहां से कहां पहुंचा, 40 से 100 पहुंचा, अभी भाप में नहीं बदला है। अब भाप में बदलने की बात करते हैं, और पूरा पानी बदलेगा भाप में, वहां तक की हीट हमें निकालनी है। अब हम क्या लिखेंगे, हीट रिक्वायर्ड of making steam of 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम वाटर को हीट में स्टीम में बदलने के लिए कितनी हीट लगेगी, तो यहां पर जैसे Q बराबर ms इंटू डेल्टा टी, वैसे ही यहां पर हम लोग Q बराबर क्या लिखेंगे, m इंटू एल, क्योंकि यहां पर चेंज ऑफ स्टेट या अवस्था परिवर्तन हो रहा है, इसलिए लेटेंट हीट का डेटा इस्तेमाल होगा। मास कितना है भाई, पानी का 100 ग्राम है। लेटेंट हीट कितनी है देखिए, 1 ग्राम में 500, जो मतलब 1 ग्राम पानी को स्टीम में बदलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 540 ग्राम, 540 कैलोरी, 540 कैलोरी चाहिए। तो 100 ग्राम पानी कितनी चाहिए, उसी से गुणा कर दिया गया है, तो कितना हो गया ये 540 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 54,000 कैलोरी। ये हो गया क्यू का मान। तो यहां पर हमारे पास पहले नंबर पे तो आपने क्या निकाला, स्पेसिफिक हीट से निकाला, तो Q बराबर ms इंटू डेल्टा थी, तो इसको QS लिख दीजिए, क्योंकि आपने स्पेसिफिक हीट के थ्रू कैलकुलेट किया QS, और इसे लेटेंट हीट के थ्रू कैलकुलेट किया तो इसे QL लिख दीजिए। टोटल हीट कितनी लगी, तो आप यहां पर अब टोटल हीट लिख दीजिए। टोटल हीट रिक्वायर्ड कितनी हुई, तो पहले नंबर पे 40 डिग्री से 100 डिग्री गया टेम्परेचर पानी का, पहले तो वहां हीट खर्च हुई, और फिर उसके बाद 100 डिग्री से भाप में बदला, वहां हीट खर्च हुई। तो इन दोनों हीट को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा QS और QL को आपस में जोड़ दीजिए। तो QS का मान कितना है 6000, और QL का मान कितना है 54,000, तो कितना हो गया 60,000। ये आपका हो गया। तो मतलब 100 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए हमको कितने हीट की जरूरत है, तो उसके लिए हमको आपके 60,000 कैलोरी हीट की जरूरत है।
तो ये न्यूमेरिकल आपके हमारे ख्याल से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल में प्रोसीड अपने आप को किया है। यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट था, इसलिए हम लोगों ने लैटेंट हीट को भी इंक्लूड किया। लेकिन इसके जस्ट पहले वाले न्यूमेरिकल में जहां पर हम लोगों ने फर्नेस से किसी बॉल को निकाला था, इस वाले केस में यहां पर हम लोगों ने लैटेंट हीट को यूज नहीं किया, क्योंकि यहां पर स्टेट में परिवर्तन नहीं हो रहा था, पानी के अंदर बॉल हम लोग डाल रहे थे और उस केस में क्या हो रहा था कि टेम्परेचर जो मिश्रण का था वो 30 डिग्री हो जा रहा था। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि आपने इस बॉल को पानी के अंदर डाला होता और डालने से मिश्रण का टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर हो गया होता, तो मतलब पानी तो भाप में बदलता, तो आपको यहाँ पर लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती। लेकिन इस पूरे केस में कहीं पर भी चेंज ऑफ स्टेट नहीं था, इसलिए हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो दो न्यूमेरिकल हैं, इस न्यूमेरिकल को एक बार फिर से रिपीट करिएगा, क्योंकि ये जब भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, स्टूडेंट्स जनरली इनके कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है और क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। इसलिए इसको मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं कि इन दो क्वेश्चंस को बार बार देखिएगा, आपको कई सारी बुक्स में अच्छे चीजों समझने में आपको आसानी होगी। क्योंकि टोटल हीट जो होता है, टोटल हीट केवल और केवल कहीं पर भी आप देखेंगे कि टोटल हीट की बात जहां पर भी करी जाएगी, सिंपल स्लाइड पे आ जाता हूं मैं व्हाइट बोर्ड पे, तो टोटल हीट क्यू की बात हम लोग कहीं पर भी करेंगे तो वो दो चीजों से मिलकर ही बनेगी, या तो स्पेसिफिक हीट से की वजह से मिलने वाली हीट रिक्वायर्ड ड्यू टू स्पेसिफिक हीट, एंड देन हीट रिक्वायर्ड ड्यू टू लेटेंट हीट। तो ये होता है चेंज ऑफ स्टेट पर और ये होता है टेम्परेचर के डिफरेंस पर। तो कुल मिला के जहां पर चेंज ऑफ स्टेट नहीं होगा वहां केवल इतने से ही काम चल जाएगा, और जहां पर चेंज ऑफ स्टेट होगा वहां पर दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। प्रश्न में यही चीज हमें ध्यान से ट्रेस आउट करनी होती है कि कहीं पर क्या चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत ही आसानी से ये चीजें आप लोग हमेशा कर जाएंगे। तो इन दो न्यूमेरिकल्स को आप लोग एक बार और रिपीट करिएगा, ताकि इसमें अगले जो न्यूमेरिकल्स मैं बताऊं तो आपको बहुत अच्छे से वो चीजें समझ में आए। ठीक है, अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड शबा खैर।